जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? अपनी बीमारी छिपाते हैं या अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं? अमूमन बीमार व्यक्ति अपनी जांच कराता है, रिपोर्ट निकलवाता है और उसके बाद उचित डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का तब तक इलाज कराता है जब तक कि वह बीमारी जड़ से खत्म ना हो जाए। क्या कहीं आप ऐसा करते हैं क्या कि जिसने आपकी बीमारी की जांच की, जिसने आपकी बीमारी की रिपोर्ट सामने लाई, आपने उसे ही कह दिया कि वह बीमारी को बढ़ा रहा हो? जिस डॉक्टर ने आपकी बीमारी का इलाज शुरू किया, उसी डॉक्टर को आपने बीमारी का जनक या बीमारी बढ़ाने वाला न कह दिया हो? ऐसा आपने नहीं किया होगा, मगर आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे में ऐसा ही किया जाता है एक खास बीमारी के साथ। इस बीमारी को अमूमन छिपाया जाता है। अगर इस बीमारी की कोई जांच या रिपोर्ट सामने आ जाए तो उसी पर यह तोहमत लगा दी जाती है कि वह बीमारी को बढ़ा रहा है। जो लोग इस बीमारी का इलाज करने में सक्षम थे, उन्हें इस देश के लोगों ने इस बीमारी का जनक, इस बीमारी को बढ़ाने वाला, फैलाने वाला साबित कर दिया। गैर बराबरी का इतिहास तो मनुष्य सभ्यता के इतिहास से जुड़ा हुआ है और दुनिया भर में गैर बराबरियां रही हैं, मगर भारत एक ऐसा देश है जहां इन सभी किस्म की गैर बराबरियों के साथ एक आला तरीन दर्जे की गैर बराबरी का टूल भारत के लोगों ने इजाद कर लिया। उस हथियार यानी टूल के आधार पर थोड़े से लोगों ने खुद को सबसे श्रेष्ठ कह दिया और बाकी बहुत बड़ी आबादी को निकृष्टतम दोयम दर्जे का मनुष्य होने तक की गरिमा से भी वंचित कर दिया। उनके सारे सत्ता, संसाधनों और हिस्सेदारी पर कब्जा जमा लिया। और जब नया भारत बनना था, जब आजादी के बाद आधुनिक लोकतंत्र बनने हुए नए राष्ट्र की संकल्पना आ रही थी सामने, तो उस राष्ट्र की संकल्पना में यह जिम्मेदारी थी कि इस बीमारी का इलाज होगा। वह बीमारी लाइलाज बनती चली गई। आज हम उस बीमारी पर बात करेंगे, उस बीमारी की जांच और रिपोर्ट पर बात करेंगे, उस बीमारी के आंकड़ों पर बात करेंगे, उसके इलाज पर बात करेंगे और उसके इलाज के पीछे की मंशा तक की परतें उघड़ने की कोशिश करेंगे। और इस बातचीत का जरिया होगा यह पुस्तक जातिवार जनगणना। किताबों की पाठशाला के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जातिवार जनगणना पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। सामाजिक न्याय की पाठशाला में किताबों की पाठशाला के तहत आज जिस किताब पर हम बात कर रहे हैं यानी जातिवार जनगणना, संसद, समाज और मीडिया, इस किताब को लिखा है प्रख्यात विचारक, चिंतक दिलीप मंडल ने। जो इस किताब के लिखने की मंशा उन्होंने भूमिका में स्पष्ट कर दी है, वही इस वीडियो की भूमिका भी है। इस किताब की प्रस्तावना समाजवादी नेताओं में एक बड़ा नाम शरद यादव जी के द्वारा लिखी गई है और प्रस्तावना की शुरुआत में ही शरद जी लिखते हैं कि जाति एक राजनीतिक हथियार है, वर्चस्व का हथियार है और कैसे यह जाति का हथियार सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गैर बराबरी व शोषण का हथियार बन चुका है। और इसे स्पष्ट करते हुए शरद जी कहते हैं कि इस हथियार को, राजनीतिक बन चुके हथियार को, राजनीति के जरिए ही हम खत्म कर सकते हैं। और विशेष अवसर के सिद्धांत यानी आरक्षण, जो जाति के वर्चस्व को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके वर्चस्व को कैसे तोड़ा गया और उस तोड़ने के चलते एक दबाव बनता चला आ रहा है कि जाति पर बात न्यूनतम हो या न के बराबर हो। आगे शरद जी इसमें यह भूमिका रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जाति के उन्मूलन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के किस तबके की थी? न्यायपालिका, बुद्धिजीवी, मीडिया, पत्रकार और संसद में बैठे नेताओं की थी। सब मिलकर के इस बीमारी को खत्म कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। प्रस्तावना में शरद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि जिन बुद्धिजीवियों ने 91 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का विरोध किया, वे ही आगे चलकर के महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए पाए गए, जबकि महिला आरक्षण के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में वंचित तबकों की मजबूत उपस्थिति को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा था। ऐसे ही बुद्धिजीवियों ने उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने का विरोध किया। यही बुद्धिजीवी दलितों और आदिवासियों को लोकसभा और विधानसभाओं में मिल रहे
आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर हर 10 साल बाद सक्रिय हो जाते हैं। देश की हकीकत और बुद्धिजीवियों के विचारों में तारतम्य क्यों नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए शरद जी अमेरिका के रंगभेद के आंदोलन को याद करते हुए कहते हैं कि कैसे वहां पर व्हाइट्स ने यानी गोरे लोगों ने उस आंदोलन को खड़ा किया, आगे बढ़ाया और घुटनों पर झुककर माफी मांगी कि हमने काले लोगों के साथ भेदभाव किया। मगर भारत में जिन लोगों ने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण किया, अन्याय किया और सबसे ज्यादा लाभ उठाया, उन्होंने कभी जाति के खात्मे का कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। इसलिए इस किताब की प्रस्तावना बेहद शानदार ढंग से समाजवादी विचारकों की जमीन पर खड़े होकर के समाजवादी चिंतन के साथ साथ अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय के इस मूल प्रश्न तक ले आती है कि क्यों जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है। भूमिका में दिलीप मंडल जी ने जाति जनगणना पर चली आ रही बहसों को रेखांकित करने की अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया घरानों से लेकर के बुद्धिजीवियों के भीतर और संसद के भीतर क्या क्या बहसें चल रही थी, कौन कौन से सवाल उठाए गए जो जातिवार जनगणना के पक्ष और विपक्ष में खड़े हो रहे थे, उन सवालों की पर्दादारी, कैसे मीडिया में एक पर्दादारी थी, कैसे संसद के भीतर कई तरह की बातें चल रही थी और बुद्धिजीवियों के बीच भी दिखाने का चेहरा कुछ और भीतर कुछ और था। उन सारे सवालों को एकजुट करके यह पुस्तक आपके बीच में रखी गई है। और यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, इस बात को रेखांकित करते हुए मैं आपके सामने यह अनुक्रम रख रहा हूं। प्रस्तावना और भूमिका के बाद इसके 6 अध्याय हैं इस पुस्तक में। पहला अध्याय है जाति जनगणना खामोश संसद चालू है। दूसरा अध्याय है 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए जाति जनगणना। तीसरे अध्याय में जाति जनगणना के तर्क और कुतर्कों को सम्मिलित किया गया है। चौथे अध्याय में ओबीसी गणना या सभी जातियों की जनगणना वाली बात पर विस्तार से तथ्यों के साथ बात रखी गई है। 5वां अध्याय जाति जनगणना और मीडिया की जाति को बहुत बारीकी से रेखांकित कर रहा है। 6वें अध्याय में लोकसभा में सहमति और मीडिया में असहमति के एक बहुत दिलचस्प किस्से को बयां किया गया है। पुस्तक के आखिर में 3 परिशिष्ट हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, जिनमें कुछ लेखों को संकलित किया गया है, लोकसभा में जाति और जनगणना पर बहस को सम्मिलित किया गया है और तीसरे परिशिष्ट में जाति जनगणना और पत्रकारिता को लेकर के बहुत दिलचस्प आंकड़े और बातें पेश की गई हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के पहले एक बुनियादी तथ्य जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मसलन भारत में पहली जनगणना 1878 में हुई थी। 1881 से हर 10 साल पर भारत में जनगणना का काम जारी रखा और आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 के बाद भारत में कभी जाति की जनगणना ही नहीं हुई। 1941 का वक्त था जब द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी और उसके बाद भारत आजाद हो गया। आजाद भारत में जो कि नए राष्ट्र के बनने की संकल्पना थी, उसमें एक अवधारणा ये काम कर रही थी, ये हाइपोथेसिस काम कर रही थी कि हम जो नया भारत बना रहे हैं उसमें एक बराबरी का समाज बनाएंगे। जिन भी पहचानों के नाम पर शोषण हुआ है उन शोषणों को खत्म करेंगे, उन शोषण की वजहों को खत्म करेंगे और आधुनिक लोकतंत्र में हम उन सारी बीमारियों के बिना एक बराबरी का समाज बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी संकल्पना के तहत 1951 से जो जाति जनगणना शुरू हुई, आजाद भारत की जनगणना हुई, उसमें जाति जनगणना को बंद कर दिया गया। और उसके पीछे संकल्पना यह थी कि हम आजाद लोकतंत्र में, जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसमें हम बहुत जल्दी जाति की बीमारी से निजात पाएंगे। जैसे धर्म, जाति, भाषा, इन सब को लेकर के जो भेदभाव है उसको कम करने के क्रम में हम जाति को भी कम करेंगे। मगर दिलचस्प ये है कि हम बाकी सब जनगणना में गिनते रहे, हम भाषाओं को गिनते रहे, हम धर्म को गिनते रहे, हम बाकी पशु पक्षियों तक को गिनते रहे, मगर हमने जाति को गिनना बंद कर दिया। इसका एक उदाहरण इस पूरे सवाल का मंडल कमीशन से जुड़ता है, यानी पिछड़े वर्ग की आबादी की सवाल जब उठा तब से जुड़ता है। काका कालेलकर कमीशन जब 1950 के बाद शुरुआती दशक में ही बनना शुरू हुआ तो वहां जातियों की गिनती को लेकर के समस्या पैदा हुई। मगर उन समस्याओं को काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट और अनुशंसा दोनों के भीतर जो अंतर्विरोध है उससे समझिए कि उन पर कोई बहस नहीं हुई।
दोबारा जब 70 और 80 के दशक में मंडल कमीशन पर चर्चा गरमाई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आई, तब यह पता चला कि मंडल कमीशन को मजबूरी में 1931 के जाति जनगणना के आंकड़ों को अपना आधार बनाना पड़ा और कुछ सर्वे को आधार बनाना पड़ा। तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ यह अनुशंसा भी की गई थी कि आपको इस देश में जातियों की गिनती करनी चाहिए, ताकि पता चले कि एक देश में नीतियां किन आधारों पर बनाई जाती हैं। जब हम जातियों की गिनती कर लेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमको किस जाति में कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, कितनी बेकारी है, किन किन तरहों की वंचनाएं हैं। उसके लिए फिर सरकार नीतियां बना करके उस गैर बराबरी को दूर करने का काम करती। मगर भारत में यह काम नहीं हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसके 40 में से 2 अनुशंसाएं लागू हुई, लेकिन फिर भी वह गिनती नहीं हुई आंकड़ों की। दिलचस्प ये रहा, चूंकि एससी और एसटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिला है सोशल रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो वहां पर जनगणना में एससी और एसटी की गिनती होती रही। जब देवगौड़ा सरकार थी तो उसने कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम 2001 की जनगणना में जाति जनगणना कराएंगे, और यह दिलचस्प वाकया था। उसके बाद गुजराल सरकार बनती है और जैसे ही 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, उसने अपनी पहली कैबिनेट के 3 फैसले लिए, जिनमें पहला फैसला था कि देवगौड़ा सरकार के पास किए गए कैबिनेट नोट को खारिज किया जाए। और इसके चलते यह हुआ कि जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम इसकी जरूरत नहीं है, और 2001 में फिर जाति जनगणना नहीं हुई। अगला मौका आया 2011 का, जब जाति जनगणना का एक मौका सामने खड़ा था। इसलिए 2009 और 10 से ही देश के बहुत बड़े तबके में, बुद्धिजीवियों में, जनहित अभियान जैसे तमाम सामाजिक संगठनों में, और दिलीप मंडल जी लगातार उसके बाद भी यह सवाल इस किताब में भी रेखांकित करते रहे कि कैसे 2009 और 10 में संसद में बहस हुई। इस किताब के अध्याय आपको उन बहसों तक ले जाएंगे। 6 और 7 मई 2010 को जब संसद में, लोकसभा में अमूमन एक आम सहमति बन गई कि 2011 में इस देश में जाति जनगणना करानी चाहिए, और उस आम सहमति में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव भी शामिल रहे, और बाकी विपक्ष में बैठे हुए समाजवादी धड़े, सामाजिक न्याय का काम करने वाले तमाम राजनीतिक दल और तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल रहे, और एक आम सहमति बन गई कि 2011 में जाति जनगणना कराई जाएगी। मगर उसी समय पी चिदंबरम, जो कांग्रेस के उस जमाने में गृह मंत्री हुआ करते थे, देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने एक पेच चढ़ाई और उन्होंने कहा कि हम यह जाति जनगणना नहीं करा पाएंगे। और उन्होंने जनगणना के जो एक्ट 1948 में बने थे, उसके अधीन जो जाति जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था, उसको नहीं माना, और उन्होंने अलग से जनगणना एक्ट के अलग से सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराने की बात कबूल कर ली। और इस सर्वे के चलते हुआ ये कि इसमें कौन लोग जनगणना करने गए, क्योंकि जो जनगणना होती है उसमें इलाके के जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उनको जनगणना करने के काम में लगाया जाता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक सर्वे किनसे कराया गया? किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से करा लिया गया, कहीं आशा वर्कर से, कहीं मनरेगा के काम करने वाले लोगों तक से इस सर्वे को कराया गया। और जिसके चलते जब ये रिपोर्ट आई तो पता चला कि 4,893 करोड़ रुपए सामाजिक और आर्थिक सर्वे में कराया गया, खर्च हुआ भारत सरकार का, जिसमें 9 करोड़ गलतियां हैं, और जिसमें पता चला कि 45 लाख से ज्यादा जातियां आ गई, क्योंकि यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया सामाजिक आर्थिक सर्वे था। और अरुण जेटली, जो कि जब 2014 के बाद सरकार बदली तो 2011 के सामाजिक और आर्थिक सर्वे में से आर्थिक सर्वे को तो जाहिर किया, जिसके आधार पर कई रिपोर्ट आई, और जिनमें आपको यह पता चला होगा कि देश के 1% लोगों के पास देश का 73% आर्थिक संसाधन कब्जा है। लेकिन उन्होंने सामाजिक सर्वे को, जो कि गलत तरीके से गलत आंकड़ों के साथ भी आया था, बावजूद इसके उसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया, और सामाजिक सर्वे के आंकड़े को दबा लिया गया। और उन्होंने कमेटी बना दी अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, जो उस जमाने में नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें बाकी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। अरविंद पनगड़िया ने कोई मीटिंग नहीं की, और जब उनका टर्म खत्म हो गया तो वो विदेश चले गए।
यानी इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है सरकारों के द्वारा जब जाति के गिनने की बात आती है। यह किताब का पहला हिस्सा उस पूरी बहस का है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट से लेकर के संसदीय समिति की सिफारिश, संसदीय समिति की रिपोर्ट और सरकार का टालमटोल रवैया, जाति जनगणना और ओबीसी का आंकड़ा जुटाने में जो दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे 6000 जातियां थीं और अपनी संख्या को, इस पर यह आरोप लगाया गया कि लोग अपनी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, उसके लिए गुपचुप तरीके अपनाए जाएंगे, निष्पक्षता जनगणना कर्मियों की क्या रहेगी, 2 सूचियां हैं उससे क्या दिक्कत आ रही है। और फिर लगातार ये आरोप लगाए गए कि जातियों को गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। और इस किताब की शुरुआत में ही यह तर्क बेहद स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आप तो धर्म को तो गिनते हो, क्या धार्मिक उन्माद बढ़ गया? आपके रथ यात्रा से धार्मिक उन्माद नहीं बढ़ा। आप झूठे आंकड़े देते हो कि मुसलमानों की इतनी % तेजी से बढ़ रहे हैं, हिंदू खतरे में है, बिना आंकड़े के। तो जब आप ये सारा काम करते हो तो जाति के नाम पर जातियों को गिन लेते, कम से कम क्लियर हो जाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं। तो जैसे धर्म के गिनने से धार्मिक सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती है, जैसे भाषा के गिनने और तमाम चीजों के गिनने से उनमें भेदभाव नहीं बढ़ता, वैसे जातियों को गिनने से जातिवाद बढ़ता नहीं। ये बुनियादी सा तर्क इस देश के बुद्धिजीवी तबके को आज तक नहीं समझ में आया। बीमारी पर बात करना क्या बीमारी को बढ़ाना है? ये बीमारी को छिपाना बीमारी का बढ़ाना है। उन लोगों से ज्यादा खतरनाक कौन होगा जो कहता है बीमारी पर चर्चा अगर कर दिए तो बीमारी बढ़ जाएगी। बीमारी है, जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि उस बीमारी के आंकड़े सामने आए, बीमारी का पता चले कि किस तबके की कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, कितनी बेकारी है, उनकी आबादी कितनी है, और तब उनके लिए नीतियां बने। तो ये किताब उस विस्तार से उस बात को कहती है। दूसरे अध्याय में यह पूरे तर्क को खारिज करते हुए कि 50% आरक्षण की बात, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 52% आरक्षण देना चाहिए 52% पिछड़े तबके को, मगर चूंकि 50% की लिमिट है पर लिमिट, इसलिए हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। तो अगर आपको आरक्षण सबको देना है और आरक्षण पर आप लगातार बहस करते हैं, जाति पर बहस करते ही इस देश का हर बुद्धिजीवी तबका तुरंत आरक्षण तक चला जाता है। तो आरक्षण का सवाल जाति जनगणना से नहीं जुड़ता है। जाति जनगणना तो एक बड़ा मुकम्मल डेटा है जिसमें पता चलेगा कि किस जाति के लोगों की आबादी कितनी है, उनके पास जमीनें कितनी है, उनके पास नौकरी कितना है, उनके पास संसाधन कितना, सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो किसको डर लग रहा है जाति जनगणना से? इन सवालों को यह किताब उठाती है और देखिए कि किस तरह से वो सवाल उठाती है। जो तमाम लेख, तमाम विमर्श जो हुए, आरोप लगाए गए, उनका जवाब दिया जा रहा है। सवाल पढ़ रहा हूं और जवाबों के लिए आपको ये पुस्तक पढ़ने को रिकमेंड करूंगा। आरोप लगाए जा रहे थे कि जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे उसका असर यह होगा कि पिछड़ी जातियों के लोग निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मांगने लगेंगे। ये अमूल्य गांगुली का इंडियन एक्सप्रेस का लेख है और इस बात का जवाब है कि बताइए मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक इन लोगों ने नहीं पढ़ी। जाति आधारित जनगणना से क्या हासिल होगा उसका जवाब इसमें विस्तार से दिया गया है। अगला आरोप लगा था कि लोगों को जाति आधारित जनगणना का बहिष्कार करते हुए जाति के स्थान पर हिंदुस्तानी लिखना चाहिए। मेरी जाति हिंदुस्तानी आंदोलन की खबर। तब उन्होंने कहा कि आप रोज बरोज दंगा करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जाति खत्म कर दी जाए। तो जाति नहीं खत्म करना चाहते, जाति दिखना बंद हो जाए, तो शोषण तो अंदर अंदर बना रहेगा। ये किताब बारीकी से उस बात को रेखांकित करती है। वेद प्रताप वैदिक के लेख का जो सवाल है उसको रेखांकित कर रही है कि जाति जनगणना से जाति मजबूत होगी, टूटेगी नहीं, और इसका विस्तार में जवाब दिया गया है कि कैसे जाति जनगणना से जाति टूटेगी। अल्पसंख्यक समुदायों में जाति की गणना क्यों की जानी चाहिए, यह सवाल पूछा गया। तब यह बताया गया कि कैसे अशराफ, अजराफ और अर्जाल नामक जो विभाजन है अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों में भी जातियां हैं, उसकी भी गिनती होगी ताकि उनके यहाँ भी जो पसमानदा तबके के लोग हैं उनको उचित न्याय और अवसर मिल सके। आगे ये कहा जा रहा है कि जाति जनगणना में अंग्रेजों ने कैसे इस जाति जनगणना के टूल को इस्तेमाल किया। अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है जो बांटने की बात है। तो वेद प्रताप वैदिक के लेख का जो यह आरोप था उसका जवाब पेज नंबर 57 पर दिया गया है। अभय कुमार दुबे का एक आरोप था कि अगर जनगणना में हर नागरिक की जाति का जिक्र किया जाता तो उसके क्या परिणाम निकलते। इस किताब को मैं इसलिए भी पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं आपको ताकि आप पहचान सकें कि संसद में बोलने वाले नेताओं के नाम, मीडिया घराने में जो स्वतंत्र पत्रकार हैं जो अखबारों में लेख लिख रहे थे उन सब के सरनेम यानी जातियां, और मीडिया में जो बहसें चल रही थी उनको इस किताब में विस्तार से रेखांकित किया गया।
आपको चरित्र समझ में आएगा कि इस देश का अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल डोमिनेंसी का जो अंग्रेजी दा कुलीन तबका है वो कैसे जाति विरोधी काम करता है। किताब विस्तार से एक सवाल को रेखांकित करती है कि इस देश को चलाने के लिए जो नीतियां बनती हैं उनके लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, मसलन आप दलित और आदिवासी तबके की संख्या तो गिनते हैं लेकिन पिछड़े वर्ग की संख्या नहीं गिनते, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जाति जनगणना का सवाल केवल पिछड़े तबके की जनगणना से है। ऐसा नहीं है। पिछड़े तबके की जनगणना तो जरूरी है क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि पिछड़े तबके की सूचना जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 1931 के आंकड़े हैं, तो यह तो सबसे जरूरी है पिछड़े तबके के लिए। लेकिन यह पुस्तक ये रेखांकित करती है कि जाति जनगणना का मसला केवल पिछड़े तबके के लिए नहीं है, वो हर एक तबके के लिए। और यह पुस्तक अगर इस तर्क को आगे बढ़ाएं और आज अगर इस पुस्तक पर बात करें तो हम ये सवाल यहां तक ले जा सकते हैं कि क्या आपने इस देश को बताया कि इस देश में सवर्णों की आबादी कितनी है और उन आबादी को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया, यानी सवर्ण गरीबों को आरक्षण दे दिया गया। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है ताकि केवल दलित, पिछड़े और आदिवासियों की संख्या ही न पता चले, इस देश में कितने फीसदी सवर्ण हैं इसकी भी संख्या पता चले, कितने परसेंट ब्राह्मण है और इन सारी जातियों की नुमाइंदगी कितने फीसदी किन किन जगहों पर है। इसलिए यह पुस्तक उन सारे तर्कों को आपके सामने रख रही है और यह सवाल उठा रही है कि अगर अब हम 2021 में इस जाति जनगणना को नहीं करा पाए तो यह सवाल कितना मौजूद हो जाएगा कि इस देश में 100 साल पहले यानी 2031 में जो विकास की, आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की या एक पूरे देश को चलाने की जो नीतियां बन रही हैं वो 100 साल पुराने आंकड़ों पर बनेंगी। 1931 के आंकड़ों के आधार पर इस देश में 2031 में नीतियां बनाई जाएंगी। यह सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही पक्ष है। इसलिए 2021 में हर एक तबके को यह समझना चाहिए कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है और उसके लिए किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप यह समझा सकें कि आप जो बार बार यह आरक्षण पर हमला करते हो ना कि ये आरक्षण का लाभ इन जातियों ने सबसे ज्यादा ले लिया, ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयरी ने ले लिया, एससी में जाटवों ने ले लिया, एसटी में मीणाओं ने ले लिया, तो चलो भाई सबकी गिनती करके बताओ कि देश में किस नौकरी में कितने यादव, कितने कुर्मी, कितने कोयरी, कितने जाटव, कितने मीणा हैं और तब आप आंकड़ों को तब्दील करो। आप बिना आंकड़े के रोहिणी कमीशन बना करके ओबीसी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। आंकड़े ले आइए, ओबीसी को ब्रेक करिए। हम ये कह रहे हैं अति पिछड़े तबके को ज्यादा जरूरत है इस समय पक्षधरता की, विकास की नीतियों की, बराबरी की, प्रतिनिधित्व की, मगर बिना आंकड़े के झूठ पे झूठ चलाने के लिए यह जो सरकार चल रही है, जो नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियां हैं, उसकी पोल खोलने के लिए जरूरी है कि एक राष्ट्र कैसे बने, उसके लिए जरूरी है एक राष्ट्र अपनी नीतियां किन आंकड़ों के आधार पर बनाए, उसकी रिपोर्ट सामने आनी जरूरी है। इसलिए जाति जनगणना का सवाल बेहद जरूरी है। आपको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। और अब तो इसमें कई चीजें जुड़ गई हैं। जो लेटेस्ट अपडेट यह है कि बिहार विधानसभा ने, उड़ीसा विधानसभा ने और महाराष्ट्र की विधानसभाओं ने और उसके बाद कई जगह के राजनीतिक दलों ने सरकार को यह लिखा है और इस समय लगातार दबाव बना रहे हैं कि 2021 में पैंडेमिक के बाद जो आप शायद कुछ डिले कर रहे हैं, आप जब जनगणना कराने जाएं तो जातियों की भी जनगणना कराएं, इसका दबाव बन रहा है। आपसे भी मेरी अपील है कि इस बात को समझें और इस पुस्तक को पढ़ें और तब यह सवाल सोचें कि इस देश में जाति जनगणना कितनी जरूरी है। जाति जनगणना आरक्षण के सभी सवालों का जवाब होगी। जाति जनगणना जाति के खात्मे की दिशा में आगे बढ़ेगी। जाति जनगणना एक देश में बनती हुई पॉलिसी मेकिंग को क्वेश्चन करेगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करो सामने चरितार्थ करेगी। जाति जनगणना आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगी। जाति जनगणना लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करेगी। जाति जनगणना इस देश को मुकम्मल बनाएगी। इसलिए सवाल उठाइए जाति जनगणना का और इस किताब को पढ़िए और घर घर पढ़ाइए। आपको यह बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो अगर आपको यह बातचीत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को घर घर पहुंचाइए और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी जरूरी किताब के साथ सामाजिक न्याय की पाठशाला में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।